सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर एचएसएससी लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसके अंदर जो है आज हम यहाँ पर कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे जो है 115वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपने सारे पार्ट जो है सीक्वेंस वाइज देख रहे होंगे। डोंट वरी, जो बच्चा सीक्वेंस वाइज देख रहा होगा वो काफ़ी अच्छी तैयारी अपनी कर रहा होगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सीक्वेंस वाइज करते रहिएगा और जो है अपना पेशेंस बनाए रखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। सिर्फ अपने रिटन एग्जामिनेशन के बाद, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपको इनफ टाइम मिलेगा मस्ती करने का, खेलने का, सब कुछ करने का मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो रिटन एग्जामिनेशन 2 से 3 महीने में आपका होने वाला है ना, तब तक आप जो है बिल्कुल रुकना नहीं है, बिल्कुल थकना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रीवियस जो हमारी सीरीज चल रही है ना, अभी कंप्यूटर की हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम चैप्टर कितने करेंगे, इसके हम चैप्टर 13 करेंगे। ठीक है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 3 पार्ट्स का मतलब है यहाँ पर आपको कितने पार्ट देखने को मिलेंगे, 39 पार्ट देखने को मिलेंगे। और ये हम कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं। कल हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब कुछ बच्चों ने वहां पे क्या किया कि सर आप जो है एडवांस करवा रहे थे, एडवांस करवाओ, हमें तो क्या करना है, हमें तो भाई क्या करना है, हमें तो सी करना है, हमें तो C++ करना है, हमें जावा करनी है, हमें क्या करना है, हमें डेटा स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, हमें डेटा स्ट्रक्चर करना है, हमें पाइथन करना है। तो मेरे भाई इन सबको मैं यही कहना चाहूँगा, पहले अब जैसे आपने ये पढ़ा ना कि एडवांस लिखा हुआ है, तो इससे पहले मेरे भाई ये बेसिक शब्द भी लिखा हो गया है। ठीक है, तो यकीन मानिएगा पहले बेसिक आना आपको जरूरी है। कंप्यूटर में छोटी छोटी टर्म्स आपको पता होना चाहिए। इनपुट आउटपुट, डेटा क्या होता है, कच्चा डेटा क्या होता है, रो फैक्ट्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होती है। आई नो आपको ये चीज़ें पता है, लेकिन भाई आपको जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो अच्छी चीज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी चीज़ है मेरे भाई। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो आपका बोल रहे हो ना कि भाई हमको तो एडवांस ही करना है, हमें तो एडवांस आता, बेसिक सारा आता है, ये लेकिन आपका क्या है, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। और यकीन मानिएगा कई बार बेसिक क्वेश्चन भी जो है गलत हो जाते हैं। सिर्फ इस मिस्टेक में हो जाते हैं कि आपने जो है उनको काफ़ी लंबे समय तक जो है पढ़ा नहीं होता। डोंट वरी, हम ये सारे चैप्टर भी करने वाले हैं। जो डेटा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, ये सारा का जो स्टैटिक डेटा होता है ना, जहां से एग्जामिनर पूछता है, डोंट वरी, प्रोग्रामर आपको नहीं बनना है। कभी आप सोच रहे हो कि हमें प्रोग्रामर बनना है, हमें यहाँ पे प्रोग्राम जो है सोल्व करना सिखाओ, वो एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं। ठीक है, डोंट वरी, आपको वहां से भी स्टैटिक चीजें निकालनी पड़ेगी। जैसे कि आपसे क्या पूछ लेगा, पाइथन में बताओ कॉमेंट्स कैसे लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, और ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा जगह जब आपने मुझ पे अपने आपने ट्रस्ट लिया है ना, तो डोंट वरी, जो मैंने प्रॉमिस किया है वो आपको पूरा करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन हम चलेंगे सीक्वेंस वाइज मेरे भाई। ठीक है, अब आप जो अपना जो पिछले 8-6 महीने में चले आ रहे हैं ना, कंसिस्टेंसी सीक्वेंस वाइज चले आ रहे हैं, तो उसको 2-3 महीने के लिए मत बिगाड़िए। आई नो आपके थोड़ा सा चुल मची हुई है कि भाई जैसे आप यूट्यूब पर देखते हैं ना कि एग्जाम अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। डोंट वरी, मार्च से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, और मेरा ऐसा मानना है मार्च में भी आपका एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, तो ये अप्रैल में डेफिनेटली जा सकता है। ठीक है, इतना अभी मान लीजिए अप्रैल मार्च में जो है आपका हरियाणा पुलिस भी कंप्लीट करवा लेती है, ग्रुप डी भी एग्जाम हो जाता है। उसके बाद क्या करेगी भाई एचएसएससी, अप्रैल में नया सीटी निकाल देगी का। भाई इतना आसान नहीं है, ये 2029 का चला के बैठे हैं मेरे भाई। ठीक है, ये लंबा खींचेंगे जितना खींचेंगे, बस ये वही है। कुछ वीडियोस आ जाती है यूट्यूब पर जिसमें आप भी बह जाते हैं, वो कहते हैं ना बह गए वो दिशा की तरफ। तो भाई थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिएगा, हम ऐसे सीक्वेंस वाइज चलेंगे। और ऐसे सीक्वेंस वाइज चलोगे ना, अभी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने जो है एमसीक्यू लगाने शुरू कर दिए, बाद में पता चला भाई आपका एग्जाम तो अप्रैल और मई में चला गया, तब आप क्या सोचेंगे, यार थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लूँ, तब नहीं पढ़ा जाएगा मेरे भाई। अभी अगर आप सीक्वेंस से पढ़ लेंगे ना, तब आप ईजिली कितने भी एमसीक्यू लगा लो, कभी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सीक्वेंस से पढ़ना मेरे भाई बहुत जरूरी है। और जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस है ना, इसको जितनी जल्दी नीचे दबा दोगे ना, छोड़ दोगे, उतना बेटर रहेगा आने वाले 2 से 3 महीने में। ठीक है, रावण को किसने मारा था, रावण को राम ने नहीं मारा, सिर्फ उसके घमंड ने मारा था मेरे भाई। और आपके भी ये घमंड चढ़ गया है सर पर कि मुझे बेसिक आता है भाई, मैं नहीं पढ़ूंगा बेसिक। और ये सबसे बड़ी आपकी जो है बड़ी मिस्टेक हो सकती है आपकी जिंदगी के लिए मेरे भाई। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ना सीखो, और जो है बेसिक से मैं करवा रहा हूं तो यार थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो इस चीज़ की। बाकी आपकी मर्जी है भाई, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, C++, पाइथन, आप वो जो है देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, लेकिन मैं जो है ये सीक्वेंस वाइज चलाऊँ ना, पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया, ऐसे सीक्वेंस वाइज ही करवाऊंगा मेरे भाई। ठीक है,
तो आपकी मर्जी है, आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, अगर अदर प्लेटफॉर्म पे आपको बेटर मिल रहा है तो डेफिनेटली आप स्विच ऑन कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के हमारा पार्ट नंबर 115 को, ठीक है। 115 में आज हम कौन सा एग्जाम करने वाले हैं यहाँ पे, वायरमैन इंस्ट्रक्टर का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था ना HSSC के द्वारा, इसको जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलती है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। अच्छा चलिए, एक और चीज़ मेरे को जो है मिस्टेक हो गई थी मेरे से, उसको भी मैं सुधारना चाहूँगा। एक बहुत प्रीवियस वीडियो है मेरी, इसी हरियाणा जीके की प्रीवियस 5 साल की वीडियो है, उसमें जो है एक क्वेश्चन आया था भाई, जिसमें मैं बता रहा था शैक्षणिक नगरी, मतलब ठीक है 2 चीज़ें थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 2 चीज़ें थी, एक तो एजुकेशन हब था, ठीक है, एजुकेशन CATION, एजुकेशन हब था एक तो, ठीक है, और एक एजुकेशन सिटी थी, ठीक है। वहां पे मैंने क्या कह दिया था, सिटी में जो है मैंने रोहतक कह दिया था, ठीक है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ये आप ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये एजुकेशन सिटी कौन सी होगी, एजुकेशन सिटी जो है सोनीपत हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। एजुकेशन सिटी सोनीपत हो जाएगी। ये आज मैं पढ़ रहा था, थोड़ा सा मेरे को माइंड में आ गया कि मेरे को याद आया कि भाई एजुकेशन सिटी ना मैंने रोहतक बता दी है, और ये हब जो है ये रोहतक हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप याद रखना, और गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूं प्लीज, ठीक है। तो छोटी मोटी मिस्टेक के लिए आप क्षमा कर दीजिएगा, कई बार हो जाती है मिस्टेक, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप सुधार लीजिएगा, प्रीवियस वीडियोस जब आप देखेंगे ना तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा मैंने ये जो है रोहतक बता दिया था मेरे भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, हरियाणा में स्थित ऐतिहासिक युद्ध मैदान है काला अम्ब, ये कहां पर अवस्थित है। तो आप सभी जानते हैं काला अम्ब जो है ये कहां पर अवस्थित है। 1 सेकंड, थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो काला अम्ब की बात करूं तो ये कहां पर अवस्थित हो जाएगा, पानीपत में अवस्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध को कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 अप्रैल को हुआ था मेरे भाई, ठीक है, 26 अप्रैल। दूसरा कब हुआ था, दूसरा 5 नवंबर हुआ था। तीसरा कब हुआ था, तीसरा 14 जनवरी को हुआ था, ठीक है, 14 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था, 1526 में हुआ था, 1556 में हुआ था, 1761 में हुआ था, ठीक है। अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। दूसरा अकबर और किसके बीच में हुआ था, हेमू के बीच में होता। और तीसरा युद्ध किसके बीच में होता, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता। और मराठों का जो नेतृत्व था वो किसने किया था, वो सदाशिव राव भाऊ ने किया था। अब ये जो 14 जनवरी 1761 को तीसरा युद्ध हुआ था ना, ऐसा कहा जाता है जहां पर ये युद्ध लड़ा गया था ना, वहां पर एक आम का पेड़ होता था भाई, ठीक है, आम का पेड़ होता था। और इतना युद्ध भयानक हो गया था, इतने लोगों की मृत्यु मार कटाई हो गई थी कि वहां पे जो एक ये जो पेड़ होता था, इसका पूरा जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना, वो सारे जो है रंग में मतलब खून से जो है काले पड़ गए थे। इसीलिए इस स्थान को जो है क्या बोला जाता है, काला अम्ब बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है, काला अम्ब बोला जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज आप याद रखना, बाकी तीनों युद्ध आपको याद रखनी है। उसके बाद जो है आप इनके बारे में क्या याद रख सकते हैं, पानीपत को जो है वर्तमान प्राचीन नाम पानीपत का क्या होता था, पानप्रस्थ होता था, ठीक है। कुरुक्षेत्र में आप सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में भाई, कुरुक्षेत्र युद्ध कब लड़ा गया था, 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। 18 दिन का जो है ये युद्ध चला था, कौरवों और पांडवों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। कृष्ण ने जो है भगवत गीता का जो उपदेश है कुरुक्षेत्र में ही अर्जुन को दिया था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है, बस मैं आपको रिवीजन कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपके दिमाग में डेली बनी रहे मेरे भाई, ठीक है। सोनीपत का प्राचीन नाम क्या होता था, सोनप्रस्थ होता था। महेंद्रगढ़ के बारे में आप क्या जानना याद रखेंगे, महेंद्रगढ़ को किसने बताया था, महेंद्रगढ़ को किसने बताया था, कानोड़िया, मतलब इसका प्राचीन नाम क्या होता था, इसका प्राचीन नाम कानोड़ होता था भाई, कानोड़, ठीक है। कानोड़ क्यों होता था, क्योंकि इसको कानोड़िया ब्राह्मणों ने बसाया था, ठीक है। और इसका महेंद्रगढ़ नाम किसने रखा था, तो एक राजा होते थे नरेंद्र सिंह, उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के याद में जो है इसका नाम महेंद्रगढ़ रख दिया था, ठीक है। तो इतनी जानकारी आई होप यहां तक सारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को काफी बार हम रिपीट कर चुके हैं, आई नो ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस शहर की जो है महिमा शक्ति पर चर्चा की गई है, तो ये थानेसर की जो है शक्ति पर चर्चा की गई है, ठीक है। चीनी यात्री जो है किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये सारी पुस्तकें आप जरूर याद रखेंगे। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, रत्नावली लिखी थी, नागानंद लिखी थी और प्रिय दर्शिका लिखी थी। बाणभट्ट की पुस्तकें हर्षचरित्रम, कादम्बरी दोनों आप याद रखते हैं और दोनों आपसे पूछी भी जाती है, बट इसको इंपॉर्टेंट याद रखना, अभी तक जो है मोस्टली इसको बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो चंडी शतक पुस्तक है इसको भी जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ह्वेनसांग के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था सीयू की, ठीक है। समझ गए सारे के सारे। और 606 से 647 तक जो है हर्षवर्धन ने राज किया था मेरे भाई, ठीक है।
606 से 647 तक राज किया था। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने लिखा है, ठीक है, रवि कीर्ति ने जो है ऐहोल अभिलेख को लिखा है। और इसके अंदर क्या मिलता है? ऐहोल अभिलेख के अंदर हमें क्या मिलता है? नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराया था मेरे भाई, ठीक है, 618 ईस्वी में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा के डैश जिले में की गई है। सिर्फ इतना ही आप पढ़ते हैं, हरियाणा के किस जिले में की गई है? इसकी जो कबर है वो कहां पर है? कैथल जिले में अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गुलाम वंश की ये महिला शासिका थी, और गुलाम वंश की नहीं, पूरे भारत की जो है पहली मुस्लिम महिला शासिका थी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से हम जानने वाले हैं, सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है, आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। प्रथम महिला शासक की बात करूं तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला शासिका थी। उन्होंने 1236 से 1240 तक जो है शासन किया था। इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी थी, वे गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अब इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है? गुलामों का गुलाम बोला जाता है भाई, ठीक है, गुलामों का गुलाम बोला जाता है। अब गुलामों का गुलाम क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई इससे पहले जो था ना कुतुबुद्दीन ऐबक, वो किसका गुलाम था? वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसीलिए जो है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है किसको बोला जाता है? गुलाम वंश का इल्तुतमिश को जो है वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपने बेटे, इसका बेटा अयोग्य था, जो इसके बाद जो है रजिया को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया था। साहसी और कुशल शासक था। रजिया ने पारंपरिक पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। वह पुरुषों की तरह कुबा कोट और कुलह टोपी पहनकर खुले दरबार में बैठती थी। युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व भी करती थी। अब ये चालीसा दल होता था ना, अब आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, चालीसा दल की स्थापना किसने की थी? क्योंकि जो अब आगे चलेंगे ना, रजिया सुल्तान 1240 से जब आगे चलेंगे तो वहां पर जो है चालीसा दल की स्थापना भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगी, और मेन बंदा वही था, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। चलिए बताइए, किसी को पता हो तो। विद्रोह और पतन। उनके दरबार के तुर्क अमीर एक महिला के अधीन काम करना पसंद नहीं करते थे। भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने उनके खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन बाद में रजिया ने उसी से विवाह कर लिया। ये आपको पता भी होगी स्टोरी। मृत्यु 1240 में जब रजिया और अल्तुनिया दिल्ली वापस आ रहे थे, तब हरियाणा के कैथल के पास विद्रोहियों और डाकुओं के द्वारा जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। यहाँ से डिटेल से मैंने लिख दिया। मोहम्मद गोरी 1191 से 1206, क्योंकि आप सभी जानते हैं 1191 और 92 में जब तराइन की लड़ाई हुई थी ना, पहले युद्ध में तो तराइन में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन जैसे ही दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तो रास्ता खुल गया भाई, ठीक है, मुस्लिमों के लिए रास्ता खुल गया। अगर जयचंद गढ़वाल जो है वहां पर दगा नहीं देता ना, तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई मुस्लिम जो है आक्रमण नहीं करते या फिर यहाँ पर भारत में नहीं आते, बस ये होता कि कुछ जो चीज़ें 1206 से स्टार्ट हो गई थी ना, ये थोड़ी डिले हो जाती, थोड़ी लेट हो सकती थी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी जिसको पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। 1192 में जो है दूसरी लड़ाई हुई थी जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। उसके बाद 1194 में जयचंद को भी उसकी जो है करनी का फल मिल गया था, और जो है चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, और उसमें जो है मोहम्मद गोरी ने जयचंद गढ़वाल को भी मार दिया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें ठीक है। उसके बाद आप कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। लाख बख्श और पील बख्श भी कहा जाता था, ठीक है, इसे लाख बख्श और एक ही चीज लिखी गई है, लेकिन इसको पील बख्श भी कहा जाता था, ठीक है, पील बख्श भी जो है इसको कहा जाता था, ठीक है। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला, और पीले बख्श जो है हाथियों का दान देने वाला। 1210 में चौगान पोलो खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर जो है इसकी मृत्यु हो गई थी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे आगे, और आराम शाह के बारे में, ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा। ये पढ़ लेना भाई आराम से, ठीक है, सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दी है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो पर्यटन के प्रभारी है, ये 2019-20 की बात है जब करंट अफेयर पूछा गया था। डोंट वरी, आप 2026 का याद रखेंगे, ठीक है। 2026 में कैबिनेट मंत्री जो पर्यटन के प्रभारी हैं वो कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो, पर्यटन डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। ये आप याद रखना, 4 जनवरी 2026 की वर्तमान स्थिति के अनुसार, ठीक है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री आप याद रखना भाई, ठीक है ना। हरियाणा के पर्यटन मंत्री आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आप बताना है डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा है 2026 तक। डोंट वरी, वर्तमान जो मंत्रिमंडल है ना, अभी 2026 में हम एक परमानेंट ये करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे। हरियाणा का बाद में करेंगे, पहले हम किसका मैंने शुरू किया है, नेशनल करंट अफेयर शुरू करने वाला हूं, ठीक है, नेशनल
करंट अफेयर। दो 2.5 साल का हम करेंगे, 2024 का करेंगे, 2025 का हम करेंगे और 2026 में जितने भी महीने जनवरी फरवरी वो सारा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, बस अपना पेशेंस बनाए रखना और सीक्वेंस वाइज कंसिस्टेंसी ऐसे ही पढ़ते रहना मेरे भाई। ठीक है, 2-3 महीने अगल बगल देखना छोड़ दो, अगल बगल की बातें सुनना छोड़ दो, यूट्यूब पर बकवास करना छोड़ दो। ठीक है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो जितनी जल्दी अनइंस्टॉल कर दोगे ना मेरे भाई, उतना जो है बहुत बढ़िया रह जाएगा आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, बाद में ये इंस्टाग्राम और फेसबुक ही चलाना है आपको लगने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया देश की सबसे बड़ी मंडी 600 एकड़ में स्थापित की जा रही है। कहां पर की जा रही है? गन्नौर सोनीपत में ये की जा रही है। अब इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें मैंने नीचे लिख दी है। क्यों लिख दी है? क्योंकि सारी आपको याद रखनी है। अब क्यों याद रखनी है? क्योंकि यहां से आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अब एचएसएससी में भी ये चलन चल चुका है भाई, स्टेटमेंट बेस्ड वो पूछने लगा है। कोई भी 2 से 3 स्टेटमेंट ये बना के दे देगा और वहां से आपको कह देगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है विशाल मंडी लगभग 544 एकड़, सामान्यतः 500-600, मतलब आपको बेसिक भी दे सकता है भाई 500 से 600 एकड़, या फिर आपको एग्जैक्ट पूछ लेगा 544 एकड़। ठीक है, संदर्भ में जाना जाता है, भूमि पर विकसित की जा रही है। लागत कितनी लगी है? लगभग 2595 करोड़ जो है इसकी लागत लगी है। महत्व की बात करूं तो एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी और फूल मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं जैसे कोल्ड स्टोरेज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शेड से ये लेस होगी मेरे भाई। ठीक है, प्रगति की बात करूं तो जुलाई 2025 में नायब सिंह सैनी ने इस परियोजना के निर्माण कार्य की समीक्षा की थी और 2026 तक इसे पूरा करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ये सारी स्टेटमेंट आप डेफिनेटली याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनाया जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी हाल ही में घोषित हरियाणा छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना 2018-19 की विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, ये जो छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना है ना, ये 2018-19 के बजट में की गई थी। अब यहां से आपको डायरेक्ट बताता हूं, वैसे ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? शिक्षण संस्थानों को जोड़ना ताकि सुरक्षा का आश्वासन दिया जा सके, ये इसकी जो है विशेषता नहीं है। बाकी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये भी इसकी विशेषता है। मुफ्त यात्रा की सुविधा, ये भी इसकी सुरक्षा है सभी स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के लिए, ये भी इसकी सुनिश्चित है। अब बात करते हैं 19 मई 2018 को शुरू हुई मूल छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना की आधिकारिक विशेषताएं हैं। छात्रों की सुरक्षा, यह योजना विशेष रूप से महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसमें बसों की महिला पुलिस कांस्टेबल की तैनाती का भी प्रावधान था। मुफ्त छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों तक ले जाने के लिए यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क थी। शिक्षण संस्थानों को जोड़ना, आधिकारिक नीति के अनुसार योजना का उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित घर से स्कूल पहुंचाना था, ना कि शिक्षण संस्थानों को जोड़ना था। समझ गए? इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है इनकरेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है शिक्षण संस्थानों को जोड़ना नहीं था, यहां पर जो है सुरक्षित घर से स्कूल तक जो है महिलाओं को, यानी कि हमारी बहनों को जो है पहुंचाना था। ठीक है, समझ गए यहां तक सारी चीजें? ऐसे चीजें को आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा भाई। ऊपर ऊपर से जो आप सोच रहे हो ना हम एमसीक्यू लगा लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई भूल जाना। बच्चे बहुत बैठे हैं, 70+ क्या 75+ वाले बच्चे जो दिन रात एक कर रहे हैं ना पिछले 1.5-2 साल से, वो भरे बैठे हैं मेरे भाई। तो 50-55 वाले तो भूल जाना। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ सकते तो अपना सिलेक्शन कोसों दूर भूल जाना मेरे भाई। सच्चाई कड़वी होती है, अगर आप इस घूंट को अभी पी लोगे ना तो इन फ्यूचर में जो आप दर्द झेलने वाले हो ना पछतावे का, उससे बच जाओगे मेरे भाई। अभी भी 2 महीने हैं, कोई देरी नहीं हुई है, कभी भी शुरू किया जा सकता है। यकीन रखिएगा, आप उस लक्ष्य को हमेशा पा सकते हैं जिसको आप पाना चाहते थे। ठीक है, कभी भी उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हरियाणा के जींद के किशोर खिलाड़ी है लक्ष्य शुराण। सबसे पहले आप याद रखेंगे, ये जो लक्ष्य शुराण खिलाड़ी है इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? जींद जिले से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, 2018 एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। किस में जीता था? ट्रैप शूटिंग में जीता था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हरियाणा के जींद जिले के खिलाड़ी है लक्ष्य शुराण। इन्होंने 2018 के एशियाई खेलों में ट्रैप शूटिंग में जो है रजत पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये हरियाणा का जो करंट अफेयर आएगा ना, आप याद पढ़ भी रहे होंगे, उसमें जो है खेलों से संबंधित सारे क्वेश्चन कर लेना। एचएसएससी यहां से क्वेश्चन जरूर उठाता है भाई खेलों से संबंधित। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, खेलों से संबंधित जो भी बहुत सारी प्रतियोगिता हुई है 2024 में, 2025 में मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया औद्योगिक नीति और संवर्धन, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है, वर्ल्ड बैंक के सहभागिता से व्यवसाय करने की सहजता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम रैंकिंग जारी की थी। ये करंट अफेयर भाई रैंकिंग वाला जो है ना लेटेस्ट याद रखना। ठीक है,
लेटेस्ट रैंकिंग आपको याद रखनी है, क्योंकि ये रैंकिंग जो है 2018 की है। अभी आपको रैंकिंग 2023, 24 या फिर 25 की याद रखनी है। जितनी भी रैंकिंग आई होगी जिसमें हरियाणा का स्थान आपको डेफिनेटली याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में क्या बोला गया है, डैश नृत्य फाल्गुन के महीने में किया जाता है, यानी कि मार्च के महीने में पूछ रहे हैं, ठीक है। मार्च के महीने में कौन सा त्योहार आता है, मार्च के महीने में होली आती है। होली में फाग नृत्य किया जाता है भाई, ठीक है। फाग नृत्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, मोस्टली महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन कुछ स्थानों में जो है पुरुष भी इसके अंदर भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 10 में क्या बोला गया, डैश एक धनुष यंत्र है जिसका उपयोग हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में जो है किया जाता है। तो कौन सा एक यंत्र है भाई, बांसुरी हो गया, एक तारा हो गया, बीन हो गया, या फिर सारंगी हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारंगी जो है ना, सारंगी हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, और ये एक धनुष यंत्र है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है, ये देखो धनुष यंत्र। सारंगी को एक गज की सहायता से जो है बजाया जाता है, जो धनुष के आकार का होता है, इसीलिए इसे धनुष यंत्र की श्रेणी में जो है रखा जाता है। हरियाणा में महत्व क्या है भाई सारंगी का, हरियाणा में सारंगी का उपयोग मुख्य रूप से सांग परंपरा और जोगी गायकों द्वारा जो है लोक कथाएं सुनाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, कौन सा भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक तूने मेरे जाना गाने के लिए प्रसिद्ध हो गया था। ये सुना है किसी ने गाना, अभी वर्तमान के जो बच्चे हैं उन्होंने तो शायद नहीं सुना होगा, क्या पता सुना भी हो। एक गाना था, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, कुछ ऐसा गाना था, मैंने भी बहुत सुना था, ठीक है। कब आया था ये गाना, 2011 में वायरल हुआ था। थोड़ी सी इसकी स्टोरी बता देता हूं, आई होप कुछ बच्चों ने नहीं सुनी होगी, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है। 2011 में जो है ये वायरल हो गया था भाई, ठीक है। लेकिन इसका मूल क्या था, मूल ये 2009 में गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था, 2009 में ये इसके द्वारा गाया गया था, गजेंद्र वर्मा के द्वारा गाया गया था, ठीक है। गजेंद्र वर्मा के द्वारा गाया गया था। और ये गजेंद्र वर्मा हरियाणा के कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के सिरसा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ये आपको कहेंगे ये तो पता है यार हमें, सिरसा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। स्टोरी आपको बता देता हूं, जब ये तूने मेरा गाना कब गाया गया था, तो ये जो है 2009 में गाया था इन्होंने, जब ये साउंड इंजीनियरिंग कर रहे थे, ठीक है। साउंड इंजीनियरिंग ये कर रहे थे, कौन कर रहे थे, गजेंद्र वर्मा। तब इन्होंने जो है इस गाने को, तूने मेरे गाना को जो है रिकॉर्ड किया था। तब इनके जो है ये लैपटॉप में रखा हुआ था, लेकिन कुछ इनके दोस्तों ने क्या किया, ये इस गाने को जो है पब्लिक कर दिया था। 2011 में इसको पब्लिक कर दिया था। और उस समय आप जानते हैं 2011 में किसका समय होता था, ब्लूटूथ का जमाना होता था, ठीक है। ब्लूटूथ का जमाना होता था। और उस समय जो है इस गाने को जोड़ दिया था कि भाई एक रोहन राठौड़ नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। रोहन राठौड़ नाम का व्यक्ति था, और भाई उसने जो है सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड क्या कर लिया था उसने, जो है उसको कैंसर था, और कैंसर की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी एक प्रेमिका थी, गर्लफ्रेंड के लिए 15 दिन पहले उसने ये गाना लिखा था। आप सभी जानते हैं इमोशनल स्टोरी पे हरियाणा मतलब भारत में जो है काफ़ी जल्दी बिलीव कर लिया जाता है। और ये जो है ट्रेंडिंग हो गई थी, वायरल हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है, अब मैं आपको सच्चाई बताऊं क्या है सच्चाई, ये बताया गया था आईआईटी गुवाहाटी का ये लड़का था, ठीक है। गुवाहाटी का लड़का था, लेकिन इतना ये वायरल हो गया था कि भाई आईआईटी गुवाहाटी को सामने आके ये बताना पड़ा था कि भाई रोहन राठौड़ नाम का जो है कोई व्यक्ति उनकी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता था। सिर्फ वायरल होने के लिए ये स्टोरी बताई गई थी, रोहन राठौड़ नाम की ऐसा कोई व्यक्ति जो है एग्जिस्ट नहीं करता था मेरे भाई, ठीक है। सिर्फ वायरल करने के लिए बताया गया था। उसके बाद जो है सामने ये गजेंद्र वर्मा भी सामने आए थे, इन्होंने भी कहा था भाई मूल रूप से ये गाना मैंने गाया है, किसी रोहन राठौड़ ने इसको गाने को नहीं गाया मेरे भाई, ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ये जान लेना, रोहन राठौड़ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था मेरे भाई एक्चुअल में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी जो है गजेंद्र वर्मा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया किस कार्टूनिस्ट ने कारगिल युद्ध पर कार्टून बनाया था, तो शेखर गुरेरा जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी जानते हैं इनका जन्म कहां पर हुआ था, जन्म इनका मोगा पंजाब में हुआ था, ठीक है। मोगा पंजाब में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये कहां पर शिफ्ट हो गए थे, तो ये कहां पर जो है गुरुग्राम में ही शिफ्ट हो गए थे। वर्तमान में भी ये गुरुग्राम में ही रहते हैं, इसीलिए जो है इनका नाम गुरुग्राम से जोड़ा जाता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, इनमें से कौन हरियाणा उर्दू अकादमी का एक उद्देश्य नहीं है। तो हरियाणा उर्दू अकादमी का उद्देश्य क्या नहीं है, हरियाणा में उर्दू भाषा को बढ़ावा देना और उसका प्रचार करना, ये उद्देश्य तो बिल्कुल सही बात है। उर्दू लेखकों के साहित्य योगदान को प्रकाशित करना, उनको और परिचित कराना, ये भी बिल्कुल सही बात है। भारतीय लेखकों की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य नहीं हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा उर्दू अकादमी का उद्देश्य सिर्फ हरियाणा के लेखकों के लिए है, भारतीय लेखकों के लिए
नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी भी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी हरियाणा माफ कीजिएगा, जो उर्दू अकादमी थी ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये सभी आप जानते भी होंगे। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 की हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पंचकुला में स्थित हो जाएगा। मुख्य पत्रिका इसकी जमुना तट हो जाएगी। वहीं हरियाणा साहित्य अकादमी की बात करूं तो 9 जुलाई 1970 को उसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पंचकुला में हो जाएगा और हरिगंधा उसकी प्रमुख पत्रिका हो जाएगी, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये डिटेल से भी मैंने लिख दिया, यहां पे भी पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? O2 बैराज हरियाणा का एक जलाशय डैश नदी का पानी जाता है। किस नदी का पानी जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, O2 बैराज कहां पर स्थित है? सबसे पहले आपको याद रखना है O2 बैराज जो है सिरसा राज्य जिले में अवस्थित है। और किस नदी पर बनाया गया है? घग्गर नदी पर जो है ये बांध बनाया गया है, ठीक है। ये आप याद रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये देखो, बैराज हरियाणा के सिरसा जिले में O2 गांव में स्थित है। यह घग्गर नदी पर बना एक प्रमुख जल भंडारण बांध है। इस बैराज के बाद घग्गर नदी को हाकरा नदी के नाम से जो है जाना जाता है। और सिरसा जिले से ही जो है घग्गर नदी हरियाणा से बाहर निकलती है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। घग्गर नदी आपसे डायरेक्ट पूछ भी लेना, बताइए भाई घग्गर नदी जो है हरियाणा के किस जिले से जो है बाहर निकलती है? तो सिरसा जिले से जो है हरियाणा के बाहर निकल जाती है घग्गर नदी, ठीक है। और यहीं के बाद जो है इसको हाकरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे पहले जो है धनुर झील के नाम से भी जाना जाता था। यह क्षेत्र मुख्य रूप से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है मेरे भाई, ठीक है। यमुना नदी के बारे में आप सभी जानते हैं, यह हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में जो है पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। हथीनीकुंड बैराज से जो है ये संबंधित हो जाएगी। यमुना नदी का उद्गम स्थान आप सभी को जानते हैं, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं और कहां से प्रवेश करती है? कलेसर वन यानी कि यमुनानगर से जो है ये हरियाणा के अंदर एंटर करती है मेरे भाई, ठीक है। और कौशल्या आप सभी जानते हैं घग्गर की सहायक नदी है और इस पर एक बांध भी बना है पंचकुला में। कौशल्या बांध जो है इसके ऊपर बना हुआ है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। ऐसे ये चीजें बोरिंग है, मैं समझता हूँ, समझ रहे हो बात को। अगर MCQ कराने होते मैं भी करा देता और व्यूज़ मैं भी ले लेता मेरे भाई, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे व्यूज़ के लिए नहीं लड़ रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि किसी एक भाई का भी अगर भला हो जाए ना, तो मैं इस सीरीज़ को भाई कंप्लीट मानूंगा, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। व्यूज़ और पैसे मेरे भाई याद रखना कभी भी और कैसे भी कमाए जा सकते हैं मेरे भाई, लेकिन जो नाम बनाया जाता है ना, नाम मेरे भाई सदियां लग जाती है, वर्षों बीत जाते हैं, तब जाके मेरे भाई नाम बनता है। और आप नाम ही बना रहे हैं, अपने माता पिता का अपना नाम ही बना रहे हैं। और याद रखना, रातों रात नहीं बनते, लड़ना पड़ेगा, रातों रात जगना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनाई रखनी पड़ेगी मेरे भाई, तब जाके बनेगा। नहीं तो फिर भीड़ का ही हिस्सा रह जाएंगे मेरे भाई, जिसको कुछ कोई नहीं पूछेगा समय में, ठीक है। और आपको लग रहा होगा मेरे दोस्त साथ देंगे, ये देंगे, कोई किसी का साथ नहीं देता है। इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ लेंगे ना उतना बेटर होगा। जैसे जैसे लोग जॉब लगते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका जो ग्रुप होगा ना वो छोटा होता जाएगा मेरे भाई, और अंत में आप अकेले रह जाएंगे। और उस समय आपको एहसास होगा कि काश मैं उस समय पढ़ा होता ना समय से, तो आज मेरी भी नौकरी लगी होती और मेरे पास भी सब कुछ होता मेरे भाई। लेकिन उस समय पछताने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं मेरे भाई, समझ रहे हो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है हरियाणा के किस जिले में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो आप सभी जानते हैं 2 फरवरी 1970 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर अवस्थित है? हिसार के अंदर अवस्थित है। इसका नाम कब चेंज किया गया था? 1991 में इसका नाम जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया था, ठीक है। भारत के ये 7वें प्रधानमंत्री थे चरण सिंह, इन्हीं के सम्मान में जो है 1991 में इसका नाम चेंज कर दिया था मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब मैं क्यों आपको बोलता हूं सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ना है, क्यों बोलता हूं आपको बेसिक से पढ़ना है, क्यों बोलता हूं आपको सब कुछ पढ़ना है? सब कुछ का मतलब समझते हैं आप? सब कुछ का मतलब ये होता है भाई, इतना करना मुश्किल काम हो जाता है। और स्पेशली जब HSSC की बात आए, HSSC यही तो खेलती है। HSSC क्या करती है? HSSC ने ये कह दिया भाई इंडिया जीके करके आना, इंडिया जीके आपसे पूछूंगा 15 नंबर की। अरे मेरे भाई इंडिया जीके कितनी है पता है क्या? गहराई में जाओगे ना खत्म नहीं होगी। जैसे जो प्रशांत महासागर है ना वो कभी खत्म नहीं होता मेरे भाई, उसी तरह इंडिया जीके अब थोड़ी खत्म होती है। यूपी को ले लो, बिहार के ले लो, राजस्थान के ले लो, उन्होंने भी इंडिया जीके दी है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है कि इन टॉपिक से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। और यकीन मानो मैंने देखा है उन्हीं टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछता है, उससे बाहर नहीं जाता है मेरे भाई। तो इसलिए बोलता हूं HSSC की जहां पे बात आए सब कुछ आपको करना है। फॉर एग्जांपल उसका एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन से देता हूं आपको। देखो, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की तुलना हरियाणा का क्षेत्रफल अधिक है? क्वेश्चन समझ रहे हैं? इसका क्या मतलब है? क्षेत्र का मतलब 28 राज्य है ना,
सभी राज्यों के आपको क्षेत्रफल याद होने चाहिए। कर लो, सारे क्षेत्रफल याद कर सकते हो, एक बार के लिए कर लोगे याद रहेंगे नहीं 28 के 28। इसलिए मैं बोलता हूँ सारी चीजें आपको पढ़नी बेहद जरूरी है मेरे भाई। राइट ऑप्शन केरल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगर आप गलत हो गए तो डायरेक्ट आप, अब ऐसा नहीं है किसी का ये ऑप्शन तुक्के में भी ठीक हो जाएगा, किसी को पता भी होगा, तो उन बच्चों से 500 से 800 बच्चों से पीछे हो जाएंगे मेरे भाई, सिर्फ एक क्वेश्चन की गलती। और ये एक क्वेश्चन की गलती नहीं होगी, ये आपकी 1.5-2 साल की मेहनत होगी मेरे भाई, ठीक है। और ये आपके फ्यूचर की जो है सबसे बड़ी गलती होगी मेरे भाई। इसीलिए बोलता हूँ सब कुछ पढ़ो, कोई भी बाद में पछतावा नहीं हो चाहिए। अभी आप पढ़ लो, दिल लगा के पढ़ लो। अब आप ये संतुष्ट हो जाना चाहिए कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया भाई, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो उसके बाद आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरा भाई थोड़ा और पढ़ लेता ना, अच्छे से डिटेल से पढ़ लेता ना, मेरा भाई सिलेक्शन हो जाता। ये पछतावा, ये जो टीस होती है ना मेरे भाई, ये कभी खत्म नहीं होती और ये ना जीने देती। इसीलिए बोलता हूँ तसल्ली से पढ़ो, थोड़ा पढ़ो और बिल्कुल जीरो से पढ़ो भाई। सब कुछ पढ़ना जरूरी है। इस क्वेश्चन को देख के आई होप आप समझ गए होंगे, मैं बार बार बोलता हूं ना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता चल गई होगी इस क्वेश्चन से क्यों सब कुछ पढ़ना जरूरी है एचएसएससी के लिए मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देख लेना, हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर है और केरल का जो है 38,852 वर्ग किलोमीटर है मेरे भाई, ठीक है। बाकी सभी का याद रखना, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में बोला गया यमुना नदी डैश जिले में हरियाणा राज्य से बाहर निकलती है। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, इस क्वेश्चन का भी मेन है भाई। फरीदाबाद और पलवल याद रखना, दोनों याद रखना भाई, ठीक है। पलवल के अब चलिए यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। यमुना नदी प्रवेश कहाँ से करती है, तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के कलेसर नामक से प्रवेश करती है, आप सभी को पता है। यमुना नदी का विकास छोड़ दो, सभी को पता है। अच्छा चलिए यह नदी हरियाणा के अंतिम गांव हसनपुर से होकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जो है प्रवेश कर जाती है। अब पलवल जिला कब बना, पलवल जिला 15 अगस्त 2008 को बना था, जिसे फरीदाबाद जिले से अलग करके बनाया गया था। प्रशासनिक परिवर्तन की बात करें तो 2008 से पहले हसनपुर गांव फरीदाबाद जिले का हिस्सा था, लेकिन जिले के विभाजन के बाद अब यह आधिकारिक रूप से जिले की होडल तहसील के अंतर्गत आता है, समझ गए। अगर यहाँ पे फरीदाबाद की जगह पलवल दिया हो ना तो पलवल करके आना मेरे भाई, और दोनों ऑप्शन दिए हो तो भी आप पलवल ही करके आएंगे, क्योंकि आधिकारिक ऑफिशियल तौर पर पलवल जो ये कौन सा गांव था, ये हसनपुर गांव है ना, ये पलवल के अंतर्गत आता है, ऑफिशियल चीज है भाई, याद रखना, ठीक है। फरीदाबाद पलवल नहीं दिया तो फरीदाबाद ही करके आएंगे, ठीक है। और अगर पलवल फरीदाबाद नहीं दिया गया तो पलवल करके आएंगे, और अगर दोनों दिए हैं तो भी पलवल करके आएंगे मेरे भाई, ठीक है। समझ गए सारी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, तोशाम पर्वत श्रृंखला हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नारनौल हरियाणा के डैश जिले का मुख्यालय है, महेंद्रगढ़ जिले का जो है मुख्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के प्रशासनिक मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व की बात करो तो नारनौल को बावड़ियों और तालाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ बीरबल का छत्ता, इब्राहिम सूरी का मकबरा और जल महल जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो है स्मारक स्थित है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज का हमारा पार्ट था जो यहाँ पर कंप्लीट किया है मैंने, पार्ट नंबर 115 को जो है मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, शेयर करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज कर देना, वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। मेरे मोटिवेशन, मेरे बूस्टअप के लिए सिर्फ ये चीज काम करती है। आपके बूस्टअप के लिए मैं यहाँ पर सारा काम कर रहा हूँ, चाहे मुझे कुछ करना पड़ो। 60 मार्क्स से ज्यादा आपकी जो है स्ट्रेटेजी और मैटर यहाँ पर आपको देने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन से पहले। और एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत पहले मैंने बताई थी, जिस बच्चे का मैथ जो स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो मैथ्स भाई धीरे धीरे कर लेना। मैथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में। कुछ बच्चे ऐसे होंगे मेरी तरह जिनको जो है मैथ बिल्कुल नहीं आता मेरे भाई, ठीक है। तो अभी भी आपके पास कितने दिन है, 60 दिन मान के चलो, ठीक है। 60 दिन आपके पास है और 60 दिन में आपको सिर्फ कितने चैप्टर करने हैं, 6 चैप्टर आपको करने मेरे भाई, ठीक है। कैसे ना कैसे करके 6 चैप्टर कर लो और 6 चैप्टर ऐसे निकाल लो जहां से क्वेश्चन एसएससी पूछता है। पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर देख लेना और उसमें यह समझने की कोशिश करना कि कौन सा टॉपिक से वो हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। नॉर्मली यही मिलेंगे, ट्रेन एंड बोट के मिलेंगे। 6 आदमी इतने दिन में काम कर रहे हैं तो उतने आदमी कितने दिन में काम करेंगे, SI CI वाला टॉपिक होगा। ऐसे टॉपिक उठा लेना और 6 टॉपिक का मतलब है 6 मार्क्स पक्के करना, ठीक है। 6 मार्क्स पक्के करना। 15 मार्क्स का मैथ आता है या फिर कभी कभी जो है 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का मैथ पूछा जाता है। तुक्के मारो भी ना तो 2 से 3 तुक्के आपके बिल्कुल ठीक होंगे, उसके बाद सारे तुक्के गलत होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 मार्क्स आप पक्के कर लेते हो तो 2 से 3 तुक्के लग जाएंगे, कितने हो गए, 8 से 9 मार्क्स हो गए। और ये आपके सिलेक्शन में भूमिका निभाने के लिए बहुत है मेरे भाई, ठीक है। तो इसीलिए मैथ को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मैथ को बिल्कुल भी छोड़ मत देना कि भाई मैं बाकी सब्जेक्ट कर लूंगा और मैथ जो है
चल जाएगा काम। नहीं चलेगा भाई, बार बार बता रहा हूँ, मैथ को करना बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने दे दिया है, ठीक है। आई होप वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना, कितना स्कोर जो है आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। लास्ट बार बोल रहा हूँ, सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहोगे, डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के पास रहोगे मेरे भाई, ठीक है। आपके ही लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए नहीं बोल रहा मेरे भाई, ठीक है। तो लगे रहिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा अपने रिटर्न एग्जामिनेशन तक मेरे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।